अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक चुड़ैल और तारीक रात की पुरअसरार कहानी। सुनिए, आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं और जहांगीर जो आग के गिर्द बैठे आग से हाथ तापने के साथ साथ बातों में मसरूफ थे, अचानक आवाज से चौंक उठे। एक दुबली पतली लंबी सी औरत स्याह अबाए में मलबूस हमसे कुछ फासले पर खड़ी हमसे मुखातिब थी। हम ना समझी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि इससे पहले हमने उस औरत को देखा ना था। ये अजनबी औरत बड़े इस्तेहकाक से हमसे साथ चलने का कह रही थी। इतनी रात गए ये औरत यहाँ क्या कर रही थी? ऐसे सवालात हमारे जहनों में गर्दिश कर रहे थे। तभी उसकी दोबारा आवाज सुनाई दी। शायद उसने हमारी सोच पढ़ ली थी। कहने लगी, भाई मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरा आगे अकेले जाना ठीक नहीं। अगर आप लोग मेहरबानी करके मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा। वो कुछ इस अंदाज में बोली कि हम तज़्बज़ब का शिकार हो गए। हम घर के बाहर चटाई बिछाकर बैठे थे। ये हमारा रोज का मामूल था। हमारे अलावा 3 और दोस्त भी थे जो किसी वजह से ना आ सके थे। एक के बेटे की तबीयत खराब थी, दूसरे को नज़ला जुकाम था, तीसरा बोर होकर जल्दी चला गया था। मैं और जहांगीर भी कुछ देर बाद जाने का इरादा रखते थे। आग का कुछ और सर्द पड़ने का इंतजार था कि ये औरत नाजिल हो गई थी। मेरा घर सड़क पर था। मैं अपने घर के दरवाजे और छत पर से सड़क पर से गुजरती हुई गाड़ियों का नज़ारा किया करता था। ऐसा करना मुझे अच्छा भी लगता था। गर्मियों में हवाखोरी के साथ सड़क को देखना मेरे मामूल में शामिल था, जिसमें मेरी बीवी भी शामिल थी। हमारे 2 बच्चे थे जिन्हें सुलाकर वो छत पर पलंग पर लिटा देती। फिर हम देर तक बातें किया करते। सर्दियों में घर के बाहर मैं अपने दोस्तों के साथ महफिलें जमाता। ऑफिस से आते ही मैं चाय पीता। फिर शाम जब सब इकट्ठे हो जाते तो चटाई बिछाकर दरमियान में ब्लॉक रखकर तगारी ला कर रख देता। आग सुलगाकर हम दोस्त खुशगप्पियों में मसरूफ हो जाते। आज हमारी महफिल सूनी सी थी, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा था। भाई जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है। औरत की आवाज़ पर मैं सोचों की दुनिया से बाहर आ गया। मुझे इतनी रात को किसी अनजान औरत के साथ जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने उससे पहली बार मुखातिब होते हुए कहा, देखिए मोहतरमा, हम शरीफ लोग हैं। हमारे यहाँ यूं किसी औरत के साथ देखे जाने पर बातें बन सकती हैं। इसीलिए आप बराहे मेहरबानी किसी और से जाकर रुजू करें। और वैसे भी हम खुद अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हमारी तरफ से माजरत है। मैंने अपने लहजे में कुछ बेरुखी पैदा करते हुए कहा, क्योंकि आम तौर पर मैं बड़ा नर्म खो हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि वो औरत मेरी नरमी का फ़ायदा उठाए। भाई मुझे पता है मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है, मगर क्या ये गवारा करेंगे कि कोई अकेली औरत आगे जाकर किसी मुश्किल में फंस जाए? अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या तब भी आप यही करते? उसने ताक कर जज्बाती वार किया था। जहांगीर जो अब तक खामोश था, मेरे कुछ बोलने से पहले बोल उठा, अरे इसे छोड़ें, आप बताएं आपने कहाँ जाना है? आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसने आंखों ही आंखों में तंबी करते हुए कहा। मुझे यूं जहांगीर का तैयार होना कतई पसंद न आया था। मेरे चेहरे पर फैलती नागवारी को देखकर वो सर हिलाकर इल्तिजा करने लगा। नाचार फिर मुझे भी उसका साथ देना पड़ा। मैंने तगारी में सर्द पड़ते अंगारे एक कोने में डाले, चटाई तह करके घर की गैलरी में रखी और जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे जहांगीर की औरतों के मामले में दिलचस्पी बिल्कुल पसंद ना थी। उसकी ये दिलचस्पी की वजह अब तक उसका कवारापन था। हम सब दोस्त शादीशुदा बच्चों वाले थे, मगर जहांगीर अब तक ऐसे ही था। जहांगीर के सब बहन भाई शादीशुदा थे और उसके लिए भी मुनासिब रिश्ते की तलाश जारी थी। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मुझसे छोटे बहन भाई भी खैर से शादीशुदा थे। 2 शादीशुदा भाई मेरे साथ रह रहे थे। मेरे भाइयों को सर्दी में बिस्तर में घुसकर टीवी देखना पसंद था। उनकी मेरी जैसी सरगर्मियां ना थीं, जबकि मुझे आग के इर्द गिर्द बैठकर चाय कॉफ़ी के साथ दोस्तों से गुफ्तगू करना अच्छा लगता था।
दोस्तों की गैर हाजिरी की वजह से मैंने आज कम लकड़ियां जलाई थीं। इरादा तो यही था कि हम भी आज जल्दी चले जाएंगे। थोड़ी लकड़ियां थीं, इसीलिए वो जल्द ही पहले अंगारों फिर राख में बदलती जा रही थीं। हम उठने ही वाले थे कि अजनबी औरत वारिद हो गई। मैं लांढी नंबर 6 में रहता था। मेरे घर से पहले एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम स्टैंडर्ड था। फिर सड़क थी, हमारे घर से कुछ आगे नेवी का इलाका था। फिर उसके साथ साथ चलते जाएं तो इब्राहिम हैदरी का इलाका शुरू हो जाता था, यानी मेरे बाएं तरफ नेवी का इलाका और मेरे घर के शुमार में इब्राहिम हैदरी। समंदर नज़दीक था, इसलिए यहाँ ठंड भी काफ़ी पड़ती थी। यही वजह थी कि यहाँ सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता था। 11 साढ़े 11 बजे आधी रात का गुमान होता था। मेरे सब दोस्त आसपास के मोहल्ले के थे, इसीलिए रात ज़्यादा हो जाने की सूरत में उन्हें घर जाने में कोई मसला ना था। भाई क्या सोच रहे हैं, जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। मैं जो सोचों के समंदर में गोता जन था, इस अजनबी औरत की आवाज़ पर चौंक उठा। इससे पहले कि मैं इनकार करता, जहांगीर ने कहा, अभी चलते हैं। मैंने घूर कर देखा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे जहांगीर की वजह से उस औरत के साथ ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था। रास्ते में जहांगीर मुझसे कहने लगा, यार औरत ज़ात है, अकेली जाते हुए डर रही है। अगर हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। जवाब में मैं खामोश रहा। वो औरत हमसे आगे आगे चल रही थी। चलते चलते मुड़कर एक नज़र हम पर डाल लेती। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ठंड में भी इजाफा होता जा रहा था। जब लांढी 5.5 नंबर गोश मार्केट का इलाका शुरू होकर भी पीछे रह गया तो मैंने उस औरत से पूछा, बहन कहाँ है आपका घर? तो वो कहने लगी, भाई बस कुछ ही आगे है। उसने हाथ के इशारे से आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो देखा उसने एक बड़ा सा सुर्ख रंग का सेब पकड़ रखा था जो आधा खाया हुआ था। गालिबन वो रास्ते में सेब खाती जा रही थी। मुझे उसके खाने से तो कुछ लेना देना ना था, मुझे तो अपने घर जाने की जल्दी पड़ी थी। इतनी सर्दी में हम बिला वजह किसी गैर की वजह से यूं सड़कों पर खवार हो रहे थे। चलते चलते बाबर मार्केट का इलाका शुरू हो गया। मेरे आसाब जवाब दिए जा रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि जल्दी से ये औरत कह दे कि मेरा घर आ गया, अब आप लोग जाएं। मगर उसे देखकर लगता था कि अभी भी उसका काफ़ी दूर घर है, क्योंकि वो बड़े इत्मीनान से चली जा रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैंने पूछा, बहन कब आएगा आपका घर? इतनी दूर तो आ गए हैं और आपका घर आने का नाम ही नहीं ले रहा। बस अब आने ही वाला है भाई, थोड़ा और सब्र कर लीजिए। जब आपका घर इतनी दूर है तो आपको किसी सवारी से आना चाहिए था ना, मैंने बेजारी से कहा। असल में मेरे शोहर की बाइक ख़राब हो गई थी। वो मुझे कह कर गए थे कि मैं अभी मैकेनिक से ठीक करवा कर आता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करना। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, उनका आना ही नहीं हुआ तो मैं कब तक अकेली सड़क पर खड़ी रहती। मेरे पास पैसे भी न थे जो किसी सवारी में जाती, इसीलिए आप लोगों को जहमत देनी पड़ी। उसकी मजबूरी सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। कह तो वो ठीक रही थी, अकेली औरत का यूं सड़क पर खड़े रहना ठीक ना था। इस बात को सुनकर मैं खामोश हो गया। हर तरफ हू का आलम था। वो मार्केट जहाँ दिन में खूब रौनक हुआ करती थी, इस वक्त सुनसान पड़ी थी। दुकानें बंद होने की वजह से वहाँ अंधेरा भी बहुत था। चाय के होटल पर इक्का दुक्का लोग थे और होटल भी बस बंद ही होने वाला था कि उसका सामान समेटा जा रहा था। बाहर मार्केट से कुछ आगे चलकर एक गली में दाखिल होकर वो औरत बोली, मेरा घर आ गया। सुकून की एक तवील सांस मेरे मुंह से खारिज हुई। उसे वहीं छोड़कर हम मुड़ने लगे तो वो कहने लगी, अंदर नहीं आएंगे? वो एक बहुत पुराने और बोसीदा से घर के आगे खड़ी थी। बाहर से घर की हालत भी कुछ अच्छी ना थी। वो कहने लगी, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे कुछ मेज़बानी का भी तो शर्फ बख्शिए ना। नहीं बहन, आपका बेहद शुक्रिया, अभी हम काफ़ी लेट हो गए हैं। घर बताकर नहीं आए ना, इसलिए सब परेशान हो रहे होंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूँ? अभी तो आपकी खातिर तवाज़ा करना बाकी है। न जाने वो किस खातिर तवाज़ा की बात कर रही थी। सोच क्या रहे हैं, जल्दी अंदर आ जाएं। उसने उजलत में कहते हुए जल्दी से घर का दरवाज़ा खोल दिया।
نہ جانے کیوں مجھے وہ عورت پراسرار لگ رہی تھی. مجھ پر تو گھبراہٹ طاری ہوتی جا رہی تھی. جس گلی میں ہم کھڑے تھے وہاں دور تک خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا. یہاں کسی قبرستان کا گمان ہو رہا تھا. اب تو جہانگیر بھی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. اس نے میرے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا جس کا مطلب تھا یہاں سے چلو. اماوس کی رات تھی. آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. سفید بادلوں کی ہلکی سی روشنی میں اس عورت پر نظر پڑی تو وہ مجھے بے حد پراسرار اور ڈراؤنی لگی. اب یہاں مزید کھڑے رہنا بیکار تھا. میں بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گیا. اے کہاں جا رہے ہو؟ رکو، میں تم لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گی. اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی کہ اس عورت کے ارادے خطرناک تھے. ہم نے مڑ کر دیکھے بغیر دوڑ لگا دی. ہمیں صاف محسوس ہوا تھا کہ وہ عورت بھی ہمارے پیچھے دوڑی تھی کیونکہ ہمیں اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی. پھر وہ چیخ کر بولی، رکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس کی آواز میں ہاتھی کسی چنگاڑ تھی جسے سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے. وہ کسی عورت کی آواز ہرگز نہیں تھی. ہم نے اپنے دوڑنے کی رفتار اور تیز کر دی اور پوری قوت سے دوڑنے لگے. پھر مجھے اپنی پیٹھ پر کسی جلتی ہوئی چیز کے لگنے کا احساس ہوا. میں تڑپ کر رہ گیا اور میرا ہاتھ بے اختیار اپنی پیٹھ کی طرف گیا. مجھے رکتے دیکھ کر جہانگیر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئے؟ اور یہ کیا ہے؟ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک آدھا کھایا سرخ رنگ کا سیب پڑا تھا. یہ تو وہی سیب تھا جو میں نے اس عورت کے ہاتھ میں دیکھا تھا. گویا اس عورت نے ہمیں روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا. سیب کیا تھا؟ وہ آگ کا گولا تھا جو میری پشت کو جھلسا گیا تھا. میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھارے اپنے بال کھولے ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی. اس کی بڑی بڑی لال انگارہ خونخوار آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں. پھر وہ ایک چیخ مار کر بجلی کی سی تیزی سے ہماری طرف دوڑی. ارد گرد سے کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آوازیں آنے لگیں. ہم سمجھ گئے کہ ہم ایک مظلوم عورت نہیں بلکہ ایک چڑیل کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. میں نے اور جہانگیر نے جلدی سے بآواز بلند آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی. اس کے ساتھ ہی جتنی زبانی قرآنی آیات یاد تھیں پڑھنی شروع کر دیں. آج مجھے اور جہانگیر کو ان مقدس آیات کی برکت کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا. بچپن میں مدرسے میں مولوی صاحب کی پٹائی کے نتیجے میں یاد کی گئی قرآنی آیات آج کام آ رہی تھیں کیونکہ اس کے پڑھنے سے وہ چڑیل اور ہمارے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل ہو گئی تھی اور وہ چڑیل باوجود کوشش کے ہماری طرف بڑھ نہ پا رہی تھی. اس کا بھیانک چہرہ ہمارے سامنے تھا. اد جلے چہرے کی جلد، آنکھوں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے، منہ کا دہانہ چرا ہوا تھا. بڑی ہی ڈراؤنی خوفناک چڑیل تھی. اس سے کچھ فاصلے پر وہی سیب پڑا تھا جو اس نے میری پشت کا نشانہ لے کر مارا تھا. میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جہانگیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے دوڑنے کا اشارہ کیا. ہم دونوں ایک بار پھر دوڑ پڑے اور وہ چڑیل بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ تھی. ہم نے تو نیکی کی تھی. اگر ہمیں ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ اس نیکی کے صلے میں یہ چڑیل جیسی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی تو کبھی یہ غلطی نہ کرتے. دوڑتے دوڑتے ہم اپنے علاقے میں داخل ہو گئے اور بالآخر گرتے پڑتے اپنے گھروں تک پہنچ گئے. دستک دینے کے بعد پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب ہوش آیا تو گھر والوں کے پریشان حال چہرے سامنے تھے. میں اٹھنے لگا تو والد صاحب نے کہا، بیٹا لیٹے رہو. تو میں جو اٹھنے لگا تھا واپس لیٹ گیا. جب میرے حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو میں نے خود پر بیتی گھر والوں کو سنائی جسے سن کر سب حیران پریشان رہ گئے. مجھے اپنی پیٹھ پر سخت جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا جس کا میں نے اپنے والد کو بتایا اور جب میری پشت کو انہوں نے دیکھا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ میری پیٹھ پر جلنے کا ایک بہت بڑا سا نشان موجود تھا. کھال ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی نے گرم استری داغ دی ہو. کئی ماہ کے علاج اور دم درود کے بعد جا کر کہیں وہ زخم ٹھیک ہوا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی میری پشت پر موجود ہے. میری طرح جہانگیر بھی کئی دن تک بیمار رہا.
ہماری جان بچ گئی تھی، یہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن وہ بھیانک رات ساری زندگی ہمیں یاد رہے گی۔